पूरी दुनिया में दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, और उसका सीधा सा जवाब आता है कि कोई भी युद्ध हो उसका फायदा अमेरिका को जाता है। और रूस यूक्रेन युद्ध में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी कई देशों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है। हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान जा चुकी है, लेकिन इस क्रूर युद्ध के पीछे कड़वा सच भी है। यह युद्ध पैसे कमाने की योजना में बदल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका ने इस युद्ध को अपने सैन्य और रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुनहरे मौके के तौर पर देखा है। सैन्य उपकरणों की बिक्री, रक्षा बजट में वृद्धि और विदेशी सैन्य बिक्री यानी कि FMS के जरिए अमेरिकी कंपनी ने अरबों डॉलर छापे हैं। और उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैं पूछता हूं कैसे? अमेरिकी कंपनियों के खाते में गए पैसों का हिसाब कौन देगा? और इसके अलावा ऊर्जा संकट के कारण अमेरिका ने ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का भरपूर फायदा उठाया है। जो तेल और गैस की आपूर्ति में कमी आई, उसका सबसे बड़ा लाभ अमेरिका ने अपनी ऊर्जा कंपनियों के जरिए उठाया। इसे समझते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का असली फायदा आखिरकार अमेरिका और ट्रंप ने कैसे उठाया है। युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप और नेटो देशों ने रूस से खतरा महसूस किया। अमेरिका से बड़े पैमाने पर मिसाइल और टैंक रोधी सिस्टम खरीदे गए। अमेरिकी रक्षा कंपनियों ने जमकर कमाई की और ऑर्डर बुक तो अगले कई सालों के लिए प्री बुकिंग से भर गई। ऑर्डर बुक में ऑर्डर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यूरोप पहले रूस से सस्ता गैस खरीदता था। युद्ध के बाद रूस पर पाबंदियां लग गई और यूरोप ने LNG और तेल की सप्लाई के लिए काफी हद तक अमेरिका का रुख किया। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया। यूरोपीय देशों ने उससे महंगे दाम पर गैस खरीदे। नेटो कमजोर हो रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने दोबारा एकजुट कर दिया। यूएस ने अपनी लीडरशिप फिर से मजबूत की और यूरोप को अपने खेमे में बनाए रखा। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश नेटो में शामिल हो गए, जिससे रूस पर दबाव बढ़ा और बिना युद्ध में उतरे ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का एक बेहतरीन मौका पाया। लंबा युद्ध चलने से रूस का खर्च बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहा है और खुद मोटी कमाई कर रहा है। युद्ध से वैश्विक अस्थिरता बढ़ी तो निवेशक डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड में निवेश करने लगे, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकत मिली। यूरोप को अब लंबे समय तक अमेरिकी ऊर्जा और हथियारों पर निर्भर रहना होगा। और जब हम बात करते हैं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की, तो यह साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कई देशों ने, खासकर यूरोप में, ऊर्जा संकट और खाद्य संकट ने न केवल उनके घरेलू खर्चों को बढ़ाया बल्कि उनके व्यापारिक रिश्तों को भी तगड़ा झटका दिया। लेकिन वहीं अमेरिका ने संकट का पूरी तरह से फायदा उठाया। वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर देखना। यह आपदा में अवसर नहीं था, यह युद्ध में अवसर था। यह अमेरिका उस गिद्ध की तरह है जो युद्ध में सैनिकों के मरने का इंतजार आसमान में उड़ते उड़ते करता है, और जब युद्ध के मैदान में लाशें बिछ जाती हैं तो वो गिद्ध उन लाशों को नोच नोच कर खाता है और उससे अपना पेट भरता है। अमेरिका की चाल भी ठीक उसी तरह है, अमेरिका की नीति भी ठीक उसी तरह है। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में ट्रंप ने एक हैरान करने वाली बात कही है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस युद्ध से भारी कमाई हो रही है। यह ट्रंप का बयान है, मेरा क्लेम नहीं है, जिस पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आप पहले ट्रंप का यह बयान सुनिए। We're not spending any money on the war. The war is being funded by NATO. NATO is buying our equipment. In fact, I don't want to make money on that war. I don't want to, but we are actually making money on that war because they're buying our equipment, as you know. तो वो कह रहे हैं, मैं युद्ध से पैसा तो नहीं कमाना चाहता हूं, लेकिन हमें कमाई हो रही है क्योंकि वो हमारे हथियार खरीद रहे हैं। अरे ट्रंप साहब, कम से कम युद्ध में सीज फायर करवा देंगे तो युद्ध में कमाई रुक जाएगी, इसलिए अब सीज फायर नहीं करा पा रहे। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। UNGA के मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा झूठ बोला है। उन्होंने कहा है, मैंने कई जगह युद्ध रुकवाए, शांति फैलाई। भारत पाक सीज फायर का UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस
जनरल असेंबली से भी उन्होंने क्रेडिट लिया है। भारत पाकिस्तान सीजफायर का फिर से क्रेडिट लिया है, लेकिन अचरज की बात क्या है फ्रेंड्स, दर्शकों? अचरज की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशराक डार ने कहा था कि भारत कभी भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा और न ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता की या मध्यता की। और उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर यह दावा किया था कि इस युद्ध के दरमियान सीजफायर के लिए किसी भी तीसरे देश का ना कोई हस्तक्षेप हुआ, ना कोई कॉल आया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार झूठ पर झूठ कहते जा रहे हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप झूठ कह रहे हैं, वहीं युद्ध से उनको मोटी कमाई हो रही है। कैसे? जो बात वो कह रहे हैं, अगर उसको आंकड़ों के चश्मे से देखा जाए तो वो आंकड़ा क्या कहता है? वो आंकड़ा ये कहता है कि 2022 में अमेरिका ने 50.9 बिलियन के हथियार बेचे। 2023 आते आते यह आंकड़ा 80 बिलियन को पार कर गया, 80 बिलियन डॉलर। और 2024 जाते जाते यह आंकड़ा पहुंच गया लगभग 118 बिलियन डॉलर। यानी सिर्फ 2 साल में 50 से सीधा 118 बिलियन डॉलर, यानी 2 गुने से भी ज्यादा सिर्फ 2 साल में। और 2023 से 2024 के लिहाज से देखेंगे तो लगभग 45.7% की बढ़ोतरी। यह आंकड़ा क्या कहलाता है? अगर डायरेक्ट कमर्शियल सेल देखें, डीसीएस जिसे कहा जाता है, 2023 में 157.5 बिलियन डॉलर का सेल और 2024 में 200.8 बिलियन डॉलर का सेल। अगर आपने इसे रुपए में कन्वर्ट कर दिया तो आप शून्य लगाते लगाते थक जाएंगे। एक साल में 27.6% का ग्रोथ। इसे कहते हैं 10 उंगलियां घी में होना और सिर कढ़ाई में। 2022 से 2024 में अमेरिका के हथियार बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। यूरोप अब अमेरिकी हथियारों पर और ज्यादा निर्भर हो गया है। ये डीसीएस के आंकड़े भी आप देख लीजिए। डीसीएस के आंकड़े ये बताते हैं कि किसके हाथ खून से ज्यादा रंगे हुए हैं। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही चीज अमेरिका कर रहा है। मुनाफा कितना हुआ है? ओआरएफ के आंकड़े क्या कहते हैं? हथियार बेचकर यूएस को 2023 में 238.4 अरब डॉलर का फायदा हुआ। 2024 में 318.7 अरब डॉलर का फायदा हुआ। और यह फायदा एक साल में 30% बढ़ गई। यानी कि अमेरिकी सैन्य बिक्री के लिए यूक्रेन कैटलिस्ट बन गया। वैश्विक रक्षा खर्च भी अगर आप देखेंगे तो वैश्विक रक्षा खर्च भी आपको हैरान करेगी अमेरिका की। 2024 में अमेरिका ने वैश्विक रक्षा खर्च पर 2.7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर खर्च किए, यानी कि 9.4% की वृद्धि। अब यूक्रेन ने हथियार कितने आयात किए वो भी आप देख लीजिए। 2020 से 2024 के दरमियान वैश्विक हिस्सेदारी में 8.8% यूक्रेन का रहा और अमेरिका से आयात 45% रहा। यानी यूक्रेन ने जितने हथियार इस्तेमाल किए उसमें हर दूसरा हथियार अमेरिकी था। तो अब मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि यूक्रेनियों के खून से, रशियंस के खून से किसके हाथ रंगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जवाब दे सकते हैं? तो युद्ध को उकसाने के लिए, युद्ध को भड़काने के लिए अमेरिका ने जमकर प्रोडक्शन किया हथियारों का और अमेरिकी कंपनी माला माल हो गए और वहां की सरकार ने भी खूब पैसा कमाया। और आज भी युद्ध के हालात दुनिया के कई देशों में बन रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर ताइवान से लेकर
अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर हर इलाके में तनाव देखा जा रहा है। क्या इन सब के पीछे अमेरिका? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं। कौल साहब का बहुत स्वागत है। मेजर जनरल ए के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिवाच सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जेके त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट, पूर्व राजदूत, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस डिबेट में आप जुड़े हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा जेके त्रिपाठी के पास। जेके त्रिपाठी सर, मेरा पहला सवाल है आपसे। अमेरिका के हाथ आज से नहीं, 100 सालों से ज्यादा, ईरान के तख्ता पलट से पहले से भी खून से रंगे हुए हैं। और वो दुनिया को कहता है, भारत को कहता है कि भाई आपके पैसे से यूक्रेनियों के खून बहे और उससे आपके हाथ रंगे हुए हैं। और अभी मैंने आंकड़ा दिया कि भाई वहां की कंपनीज ने, वहां की सरकार ने इस युद्ध को एक दुधारू गाय की तरह देखा है और खूब पैसा कमाया है। त्रिपाठी सर, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आप अगर देखें तो अमेरिका ने हर जगह या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिलिट्री हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ परोक्ष रूप से की है वहाँ पर हथियार सप्लाई किए हैं। जहाँ प्रत्यक्ष रूप से की है, जैसे क्यूबा में अमेरिका चाहता था, अमेरिका ने न्यूक्लियर वो कर दिया था। वियतनाम में अमेरिका घुसा, अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा, लीबिया में अमेरिका घुसा, कुवैत, इराक में अमेरिका घुसा। इन सब सीरिया में घुसा, वेनेजुएला में घुसा, अपने हाँ। आसपास की तमाम कंट्रीज में गया। लेकिन चांदेल जी, सबसे बड़ी बात ये रही कि जहां जहां अमेरिका ने अपने हाथ डाले वहां वहां हाथ जला के लौटे। चाहे वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, चाहे और भी कोई जगह, अफगानिस्तान हो। और अब ताजुब की बात ये देखिए कि अफगानिस्तान से तो आप निकल गए 3 साल पहले, 4 साल पहले, और अब आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि आप बगराम बेस हमें दे दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मतलब ये क्या है? ये सब दोहरी नीति, इसका कुछ वो नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं, ट्रम्प को ये पता नहीं कि उन्हें कब क्या कहना है, कैसे कहना है। आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस के यूएनजीए में भाषण देते वक्त एक प्रेसिडेंट ये कहता है कि मैंने कुछ साल पहले यूनाइटेड नेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर वगैरह को रिन्यूअल करने के लिए मैंने कोटेशन दिया था और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब जो कोटेशन एक्सेप्ट हुआ है मेरे दिए गए कोटेशन से ज्यादा है। मतलब वो आदमी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में खड़े होकर के अपने बिजनेस की बात कर रहा है और शिकायत कर रहा है कि मुझे बिजनेस नहीं करने दिया यूएन ने। तो इस आदमी का क्या भरोसा आप कर सकते हैं? आपने जैसे आंकड़े दिखाए कि रूस और भारत को कह रहा है, भारत और चीन को कह रहा है कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अरे आप देखिए, अमेरिका के हाथ कहाँ नहीं खून से रंगे हुए हैं। पिछले 3 साल में 135 अरब डॉलर से ज्यादा की खाली मिलिट्री एड यूक्रेन को दी है, और वो एड क्या वो वापस मिलेगी। और अब देखिए क्या इनका क्या है कि यूक्रेन में या जहां भी पहले पैसा लगाओ, पहले हथियार बेचो, हथियार बेच करके पैसा कमाओ, उसके बाद अगर शांति हो जाए तो वहां पर आप, जैसे यूक्रेन में इन्होंने किया है, मिनरल्स की डील की है, वहां मिनरल्स की डील करो और रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे अमेरिकी कंपनियों को घुसाओ, जो कि 60%, तो सारे कॉस्ट का 60% से ज्यादा, मेरा अपना अनुभव रहा है, सारी कॉस्ट का 60% से ज्यादा अमेरिकन कंपनी जो है वो कंसल्टेंसी फीस के रूप में वापस लेगी। तो ये तो इनका तरीका रहा है ट्रम्प का क्या, अमेरिका का तरीका रहा है। और ये हर जगह पैसा अपना बनाया है इन्होंने। दोनों विश्व युद्धों में हालांकि ये डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हुए आखिर तक, लेकिन वहां भी पैसा इन्होंने बनाया, हथियार सप्लाई करते रहे। अब ये कहते हैं कि, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता कि क्या क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का काम है शांति स्थापित करना, वो काम मैंने किया है, यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया। 7 जगह के नाम गिना दिए। जो आपकी सबसे बड़ी वो थी यूएसपी आते वक्त कि आप रूस के युद्ध जो है 1 दिन में 24 घंटे में रुकवा देंगे। 24 घंटे को कौन कहे? अब तो देखिए
आधे साल से ज्यादा भी बीत गया है, और अब ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके सलाहकार कह रहे हैं प्रेसिडेंट इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही इज एनॉयड। भैया प्रेसिडेंट सिर्फ आप ही के प्रेसिडेंट को फ्रस्ट्रेट होने और गुस्सा होने का अधिकार है, दूसरे देशों के राजनेताओं को नहीं, जिनके आप खून चूस रहे हैं, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। ये सोच, और ये खुलेआम एक ऐसा निर्लज बेशरम राष्ट्रपति खुलेआम यूएन के मंच से कह रहा है कि मुझे नोबेल दिया जाना चाहिए। इसका ये जो क्या उपनामों से, ये जो उपनामों से और अलंकारों से आपने नवाजा है, ये मुझे लगता है दर्शकों को बड़ा पसंद आ जाएगा। आपने जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह अलंकार आपने ट्रंप को दिए। आज यूएनजीए में कह रहे मैंने जो है वो सीजफायर करवा दिया 2 न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क में, और एक हफ्ते पहले इशाक डार कह रहे थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, भारत ने कभी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। भारत के पीएम ऑलरेडी पार्लियामेंट में बोल चुके हैं। दोनों देश कह रहे हैं कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई, ये अपना अलग आल पे जा रहे हैं कि नहीं हमने मध्यस्थता की। तो इनकी बात का कोई ठिकाना नहीं। यहां तक कह दिया इसने कि क्लाइमेट चेंज जो है वो विश्व का सबसे बड़ा धोखा है, और मैं शुरू से इसके खिलाफ हूं। दुनिया परेशान हो रही, रोग बढ़ रहे हैं, तरह तरह की वो चीजें हो रही, पोल्यूशन हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कह रहे हैं वो सबसे बड़ा धोखा है। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि इनको यहाँ बोलने का मतलब, ये अपने देश के, खैर इनकी तो इज्जत की बात छोड़िए, अपने मुल्क की बेइज्जती करा रहे हैं, इस चीज को ये नहीं समझ पा रहे। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से दुनिया के अलग अलग इलाकों के नाम चेंज करना चाहते हैं या चेंज कर देते हैं, भारतीयों को उनका नाम चेंज करके नटवर लाल रख देना चाहिए। जिस तरह से नटवर लाल लोगों को नचाता था और बेवकूफ बनाता था, मुझे लगता है उसी कैटेगरी में आएंगे। मैं कौल साहब, डोनाल्ड कंफ्यूज ट्रंप, बिल्कुल सही बात है। ये अलंकार भी आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। कौल साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद सिवात सर आपके पास आ रहा हूं। इसका मैं सिक्योरिटी एंगल पे और डिफेंस एंगल पे, कौल साहब अगर मैं कुल एफएमएस देखूं 2020 से 2024 का, तो ये पड़ता है 341 अरब डॉलर ट्रांसफर और सपोर्ट के साथ, और डीसीएस जो है वो है 790 अरब डॉलर। अब कौन माला माल और किसके हाथ लाल, ये तो बात साफ है शीशे की तरह। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पहले तो आप बहुत ही अच्छा टेक्निकल आपने सवाल पूछा है। लकीली वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज अ डिफेंस एनालिस्ट, तो आज सुबह ही मैंने उनसे कुछ डाटा लिया है, और मतलब इट्स माइंड बॉबलिंग। सो बेसिकली अगर आप नंबर्स में देखें तो तकरीबन ग्लोबली स्पीकिंग 40.43% ग्लोबल जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो यूएस के पास है। सेकेंड इज फ्रांस 9 to 11%, रशिया इज अराउंड 7 to 11, एंड देन देयर इज चाइना 5 to 6, एंड जर्मनी। चाइना और जर्मनी के बीच में कंपटीशन है। फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर इसमें किसी को बोलेंगे तो यूएस एंड फ्रांस है, और डिक्लाइनिंग में अगर आप जाइए तो रशिया है। और अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज कंसर्निंग, और यहाँ पे डिफेंस आपके एक्सपर्ट बैठे हैं, व्हाट इज रियली कंसर्निंग इज जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर एंटी सैटेलाइट और काउंटर स्पेस एसैट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी टॉप कंपनीज अमेरिकन है, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, नॉर्थम गम, हेल्स। इसके अलावा डायरेक्ट एनर्जी लेजर वेपन्स जिसमें हम बात करते हैं, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, आप समझ पा रहे हैं सारी टॉप अमेरिकन कंपनीज हैं। साइबर वॉरफेयर के अंदर भी लॉकहीड मार्टिन, नॉर्टन गम, रेथियन, और अब आपने गोल्डन डोम पे हमने एक शो किया था, आप जाके हैरान होंगे। और अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च। लेकिन IONQ एक कंपनी है जो क्वांटम कंप्यूटिंग की है, उन्होंने एक करार साइन किया है क्वांटम इंटरनेट और क्वांटम साइबर प्रोटेक्शन, जो कि बहुत ही अलग लेवल का है, वो अलग दुनिया है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे स्पेस मिलिट्री वेपनाइजेशन के अंदर, उसमें भी लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थन गम। तो इससे आपको क्या पता लगता है? लॉकहीड मार्टिन का अगर आप मार्केट कैप देखें तो 112 बिलियन डॉलर की वो कंपनी है, रेथियन 210 बिलियन की है, बोइंग तो हम सब जानते हैं, और BAE 77.3। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आपने बहुत अच्छे से मेंशन किया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। और जब हम यूक्रेन को एड की बात करते हैं तो यूएस अप्रोक्सीमेटली 134 बिलियन ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जिसमें बल्क इज इन कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद EU है 74 बिलियन, जर्मनी 25 बिलियन, UK 21 बिलियन, एंड जापान 15 बिलियन। दीज आर आंकड़ा अप टू जून 2025, एंड दीज आर ऑल ऑफिशियल नंबर्स। इसके अलावा अगर हम जाएंगे कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, वेरी डिस्ट्रक्टिव, आपकी बात बिल्कुल सही है। और आप ही के एक पैनलिस्ट ने अभी ग्लोबल वार्मिंग के बहुत बात बोला, अगर हमारे सामने, अगर दुनिया के सामने कोई
इमीडिएट थ्रेट है, मैं तो उसको ग्लोबल वार्मिंग को नंबर 1 मानता हूं, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3। ये बहुत बड़े कंसर्न है, और अगर कोई भी ग्लोबल वार्मिंग को डिनाई करता है, ही इज लिविंग इन अ लाला लैंड। तो आपने बहुत ही अच्छे से इसको समराइज किया। आई अप्रिशिएट यू फॉर ब्रिंगिंग पुटिंग द नेल ऑन द राइट स्पॉट। बहुत अच्छे से आपने इस बात को मेंशन किया। के खून से भाई, आपने तो 1930 से काम पे लगा रखा है सीआईए को। ईरान में तख्ता पलट करवाया अपनी, सबसे पहले अपनी सरकार बनवाई है वहां पर। उसका दुनिया भर में आपने जो है वो अपने एजेंट्स भेजे और हर जगह आपने अपने हिसाब से तख्ता पलट करवाई। जैसे कि बता रहे थे थोड़ी देर पहले अभी त्रिपाठी सर, आपने कौन सा देश छोड़ा, आपने कौन सा ऐसा मुल्क छोड़ा? आपने 1971 के युद्ध में अपनी अमेरिकन फ्लीट जो है वो भारत की तरफ भेज दी, तो 71 में रशिया इंडिया के साथ खड़ा था, वरना आप उस समय भी भिड़ने के लिए तैयार थे। तो सवाल इस बात को लेकर है कि भाई आपने तो किसी मुल्क को नहीं छोड़ा। आपने अफगानिस्तान से लेकर इराक, सीरिया से लेकर वेनेजुएला से लेकर आपने हर मुल्क को नाप दिया आपके एक्सपेरिमेंट में और आपके तख्ता पलट के गेम में और आपके वॉर गेम में। और सबसे बड़ी बात जो मैं मेंशन करना चाहता हूं, ये मुल्क जो शांति की बात कर रहा है, सीजफायर की बात कर रहा है, और ये अमेरिका जिस तरह से हथियार की सौदेबाजी और दुनिया भर में हथियार बेचता है, ये वही मुल्क है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को न्यूक कर दिया। आज तक मानव इतिहास में कभी किसी ने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। और उसके बाद ये ज्ञान दे रहे हैं दुनिया को कि भाई सीजफायर करा दिया और ये करा दिया, वो करा दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली चली आज को। ये हालत है डोनाल्ड ट्रंप का। मैं सिवाच सर से एक जवाब लेना चाहूंगा कि आखिर इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं? जब आप यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं, जब आप दुनिया भर के अलग अलग वॉर से आप पैसा कमाते हैं, फिर आपकी ये बात कहां तक सही है जब आप भारत और चाइना पर एलिगेशन लगाते हैं? स्वर्ण सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार और प्रोफेसर जेएनयू। स्वर्ण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सिवाच सर, योर रिएक्शन। हाँ, देखो विवेक, ये सच्चाई है कि अमेरिका जो पैसे है वो कमाता है हथियार बेच के, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी सच्चाई है, अमेरिका का आज जो इकोनॉमी 31 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, और उसका डेट है 37 ट्रिलियन डॉलर। तो ये सच्चाई है, वो एक प्रकार से डेट में भी डूबा। उसकी वजह ये है कि वो जिस प्रकार से हथियार तो बेचता है, मगर जिस प्रकार से उसने एक प्रकार से लोन लिए हुए हैं पूरे वर्ल्ड से, वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और यही डोनाल्ड ट्रंप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सक्सीड होते हैं या नहीं, वो तो समय बताएगा। अब बात आती है कि जो ये एक्विजिशन भारत और चीन की तरफ लगा रहे हैं, कि क्या उसमें सच्चाई कितनी है। देखो, ये सच्चाई है कि ये समझना चाहिए कि जो रूस के पास दो ही है अपनी इकोनॉमी को वार के अंदर सस्टेन करने के लिए। एक तो वो हथियार बेचता था, और एक वो एनर्जी और गैस। एनर्जी गैस वो ज्यादा यूरोप में बेचता था, चीन में बेचता था, भारत 1% देता था। मगर जब से उसकी मार्केट बंद होगी, स्पेशली यूरोप की, तो उसको नए दर्शाने थे कि नहीं तो वो लड़ाई के अंदर इतनी देर चल नहीं पाएगा, उसकी इकोनॉमी डिगमगा जाएगी। कुछ डिगमगाई है, वो चीन के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है। तो भारत ने वहां से ऑयल दिया, इसमें कोई शक नहीं है। एक से हम 42% के करीब ऑयल लेते हैं, 15 से 16% चीन ने भी लिया, और कुछ ऑयल जो है वो लेता है अभी भी यूरोप, और गैस भी लेता है, कोयला भी लिया जाए, जापान भी ले रहा है, साउथ कोरिया भी ले रहा है। तो ये सच्चाई है कि भारत और चीन को ही एक प्रकार अलग करना ये दुख की बात है, क्योंकि खुद अमेरिका $7 बिलियन का ट्रेड करता है रूस के साथ। ये आपका एक प्रकार से यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड केमिकल फर्टिलाइजर वहां से लेता है। तो भारत के ऊपर ये उंगली उठाना मुझे लगता बड़ी दुख की बात है, जबकि अमेरिका खुद के जो पुराने प्रेसिडेंट थे बाइडेन, उन्होंने कहा था कि एक जो मार्केट की प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए भारत रूस से ऑयल खरीदता रहे। तो हम उसी समय इससे लेना स्टार्ट किया था। अब बात आती है कि जो दूसरे देश हैं या अमेरिका को क्या फायदा हुआ लड़ाई से। आपने बहुत अच्छा बात किया कि अमेरिका को जितनी ज्यादा लड़ाई होती है उतना ज्यादा फायदा, क्योंकि अमेरिका हथियार बेच के पैसे कमाता है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन के अंदर आज की तारीख में अमेरिका नेटो को हथियार बेच रहा है, नेटो फिर यूक्रेन को दे रहा है। इसके अंदर आपने देख लिया 2022 में 50 बिलियन डॉलर था, और 2025 तक आते 24 तक आते हुए वो 120 बिलियन डॉलर हो गया है। और यही नहीं कि जो देश न्यूट्रल थे, स्वीडन, फिनलैंड, वो भी डर के मारे अभी नेटो ज्वाइन कर गए। नेटो का जो इनका बजट था 2% से 5% कर दिया, अब ये और हथियार खरीदेंगे। तो सच्चाई यह है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है,
जितना पैसा उसने कमाया है लास्ट 3 साल में, ये तो इन्होंने लास्ट 25 साल में भी नहीं कमाया था। जिस प्रकार से इनको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में रशिया यूक्रेन लड़ाई में तो पैसा कमाया ही है, पर इजराइल हमास लड़ाई में भी बहुत है। इजराइल को जो हथियार दिए जा रहे हैं कोई मुफ्त नहीं दिए जा रहे, उसमें भी उसको बहुत पैसा हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि जैसे लड़ाई चलती रहेगी सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को। क्या अमेरिका सच्चाई में पीछे चाहता है, ये मुझे लगता है बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैंने 7 लड़ाई रुकवाई, और उसके अंदर को कौन कौन सी गुलाने हैं। एक तो वो कहते हैं रवांडा में जो सिविल वार, उसके बाद कोंगो में, उसके बाद कोसोवो और सेरेबिया में, उसके बाद कंबोडिया और थाईलैंड में, अजरबैजान आर्मेनिया में, ईरान और इजराइल, और भारत और पाकिस्तान में। अभी सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान में जो एक प्रकार से लड़ाई बंद हुई है, उसमें अमेरिका का कोई भी से कोई ना कोई आप कह सकते हो कि कनेक्शन नहीं है। ये भारत ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि ये डीजीएमओ जी पाकिस्तान नहीं, आपने एक बात कही, मैं कौल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने एक बात कही कि जहां भी युद्ध होता है वहां अमेरिका को फायदा होता है, लेकिन इसको अगर वाइस वर्सा देखे, इसको अगर पलट दिया जाए, इसको एक टर्म्स में जोड़ दिया जाए कि जहां युद्ध की आशंका होती है वहां अमेरिका की भूमिका क्या होती है? क्या जरूरत है यूक्रेन को नेटो की हवा देने की? देखो मैं क्यों नेटो की हवा देकर यूक्रेन को उकसाया गया? यूक्रेन कभी भी रशिया से मुकाबला नहीं कर पाता। अमेरिका को पता था अगर यूक्रेन जंग में गया तो उसके हथियारों की बिक्री होगी, और हथियारों की बिक्री होगी तो वो माला माल होगा, उसकी कंपनी पैसा कमाएगी। हाँ, एक बात है इसके अंदर विवेक, जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद युद्ध हुए हैं 70% वो युद्ध है जिसमें अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और ये बात है जहां पर भी अमेरिका गया है वहां पर निकला नहीं। आज उसकी 200 से ज्यादा बेसिस वर्ल्ड के अंदर है, और हथियार अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें, मिडिल ईस्ट तक आजकल वो डिपेंडेंट थे अमेरिका पे, एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रहे थे। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, और जब से इजराइल ने कतार पे हमला किया है, जो मिडिल ईस्ट तो विश्वास छोड़ गया। मैं तो बेसिक और एक बड़ी बड़ी गड़बड़ होगी उससे, जो जिस प्रकार से सऊदी और पाकिस्तान ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है। मैं ये नहीं कह रहा, भारत के लिए तो काफी चिंता का विषय है। वो भी पाकिस्तान के अब्बू के इशारे पर, वो भी पाकिस्तान के अब्बू के इशारे पर हुआ, अमेरिका के इशारे पर हुआ। अब्बू नंबर 2, अब्बू नंबर 1 तो चाइना बगल में बैठा हुआ। खैर, मैं कह रहा हूं जब तक डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, आपने कहा दुनिया भर में 20 से ज्यादा बेसिस हैं परमानेंट और टेम्पररी मिला के, जब तक अमेरिका बेसिस क्यों है, जब तक डिमांड क्रिएट नहीं करेगा तब तक सप्लाई वो बनाएगा कैसे? या उसकी मैन्युफैक्चरिंग का उसका फायदा क्या हुआ? हथियार कहां बेचेगा, किसको बेचेगा? मंगल ग्रह पे बेच नहीं सकता, बुध ग्रह पे बेच नहीं सकता, मरकरी और सैटर्न पे बेच नहीं सकता, जुपिटर पे बेचना तो यही है इन्हीं देशों के बीच। तो केओस करवाता, उसके बाद हथियार बेचता है, उसके बाद मासूमों के हाथ से खून रखता है, खून के हाथ से अपने हाथ रखता है। कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कौल साहब, उसके बाद स्वर्ण सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। जस्ट 60 सेकेंड्स जो आपने बात बोली वो मैं बात 4 महीने से बोल रहा हूं बार बार। बिल्कुल सही आपने बोला, ये हिस्ट्री जज करेगी कि चलिए दूसरा देश छोड़ दीजिए, लेकिन जेलेंस्की तो पब्लिकली इलेक्टेड लीडर थे, क्या उनको दिख नहीं रहा था किस डायरेक्शन में देश की डिस्ट्रक्शन करेंगे? और 30 सेकंड्स में एक बात फिर बताता हूं, ये जो एड हम दे रहे हैं इसमें क्या 5 कंपोनेंट है 30 सेकंड्स। एक होता है जिसके अंदर हम पुराने हथियार बाहर बेचते हैं और नया प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन वगैरह में जॉब इंप्लॉयमेंट क्रिएट होता है। फिर होता है लोन्स और रीपेमेंट स्ट्रक्चर, जो कि इवेंचुअली यूक्रेन को बाहर देना है। और डोंट फॉरगेट $300 बिलियन रशियन एसेट्स अभी फ्रोजन है, क्या हमें उसका एक्सेस मिलेगा? और जियोपॉलिटिकल और रिसाइकलिंग इनटू द मिलिट्री, इनटू द इंडस्ट्री, ये अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डोनेशन नहीं है, ये जस्ट वांटेड टू ऐड इट। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई आप सर्विसेज का और डिफेंस का एक ऐसा बाजार आपने दुनिया में क्रिएट कर दिया जो अमेरिका के डिफेंस मार्केट के बगैर चल ही नहीं सकता है। और फिर आप युद्ध करवाते ताकि आपका डिफेंस का बाजार फलता फूलता रहे, आपकी कंपनी पैसा कमाती रहे और आपको डॉलर में इनकम होता रहे। फिर आप बोलेंगे कि उसने वहां फंड कर दिया, उसने वहां फंड कर दिया। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अमेरिका, सबसे बड़ा वहां के खिलाड़ी, वहां के प्रेसिडेंट। मैं स्वर्ण सिंह जी से इसका जवाब चाहूंगा। $450 बिलियन is the estimated reconstruction cost as of January 2025 of Ukraine। आप बताइए $450 बिलियन कितनी बड़ी रकम होती है? स्वर्ण सिंह जी से जानना चाहूंगा कि आखिर दुनिया भर में कियोटिक माहौल का निर्माण करके, और खास अभी तक तो फिर भी सब कंबल ओढ़ के घी पीने वाला काम हो रहा था, अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति अलग हो सकती है, पर उनकी जो नीति है इस तरह से हथियार बेचने को बढ़ावा देने की, वो उसकी जड़ें जो हैं वो अमेरिकी राष्ट्र के इतिहास में है, उसके
सोच में है, उसके दर्शन में है। 250 साल पहले जब उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम किया, जहाँ अपना संविधान लिखा, तो उसे हर किसी को हथियार रखने की एक तरह से इजाजत ही नहीं दी, बल्कि उस तरह का उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया एक तरह से। तो हथियारों की होड़ विश्व भर में लेकर जाना उनकी सोच में जुड़ा हुआ है। उसी के नतीजे से आप देखें, पिछले एक शताब्दी में, चाहे आप उनका कोरिया में देख लें, यहाँ कोरिया आज भी बटा हुआ है पर अमेरिका वहाँ गया था, वियतनाम पे गया था, वहाँ वो कम्युनिस्ट वियतनाम बना, उसके बाद इराक का हाल आपके सामने है और अफगानिस्तान का हाल आपके सामने है। तालिबान को हटाने गए थे, तालिबान अब वहाँ बन चुका है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 100 साल में अमेरिका यहाँ भी, आपने दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया कि परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल जापान के ऊपर केवल एक ही राष्ट्र ने किया, अमेरिका ने। तो यहाँ भी उसने युद्ध में अपनी सेनाएं भेजी हैं। वहाँ जो अस्थिरता को सुलझाने वो गए थे, उससे ज्यादा बड़ी अस्थिरता छोड़कर वो वापस आए हैं। इसीलिए आप देखें, पिछले करीब 2 दशकों में जोसेफ नाई जैसे जो विद्वान हैं वहाँ, वो कह रहे हैं कि सैन्य ताकत अमेरिका की जो है वो अच्छी नहीं है और वो एक तरह से फायदेमंद नहीं है, इसलिए सॉफ्ट पावर की वो बात करते हैं। इसलिए आज राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं, सेना नहीं भेजेंगे पर आर्थिक प्रतिबंधन लगा के, तकनीकी हस्तांतरण को लेकर, व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, टैरिफ को लेकर, ये आर्थिक जो उनके पास यंत्र तंत्र हैं उसका इस्तेमाल करके और उसके साथ हथियारों का निर्यात बढ़ाएंगे दुनिया भर में। ये सोच एक तरह से अमेरिकी दर्शन में है। जो तरीके राष्ट्रपति ट्रंप के हैं वो इस तरह से अलग है कि ये चीजें थोपने पर उभर गए हैं, वो उतारू हैं एक तरह से कि ये सब अपनी सोच थोपेंगे सभी देशों के ऊपर। इसीलिए आज वो नेटो राष्ट्र के 32 सदस्यों को कह रहे हैं कि जीडीपी का 5% आप रक्षा पर आप खर्चा करेंगे, उसमें 1.5 डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब परमाणु अस्त्रों के, शस्त्रों के, हथियारों के, यंत्रों के उत्पादन में लगेगा। और उसमें अमेरिका अपना फिर से साझेदारी, हिस्सेदारी अलग अलग जगह जाकर उत्पादन में बनाना चाहता है। तो उनकी जो जल्दबाजी है कि किस तरह से अमेरिका को समृद्ध राष्ट्र बनाया जाए, जबकि हथियारों को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में अमेरिका खासकर उत्पादन वाले क्षेत्र में बहुत पीछे रह गया है। सेवाओं वाले क्षेत्र में काफी आगे गया है, पर उत्पादन में अमेरिका बहुत पीछे चला गया। आगे कौन निकले हैं? चीन निकले हैं और भारत निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए भारत और चीन से उनकी नाराजगी बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर, एक तरह से इमोशनल या ईगो का वो इशू है एक तरह से। इसलिए जब भी उनको चाहे वो तथ्य हो, चाहे वो उसका कोई लॉजिक हो या नहीं हो, पर वो अपना सारा गुस्सा एक तरह से निकालना चाहते हैं भारत और चीन के ऊपर। आप जल्दी से आप एक बात सोचें कि सबसे बड़े जो 7 युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं, उसमें भारत पाकिस्तान को कहते हैं कि वो परमाणु युद्ध होने जा रहा था और उन्होंने वो रुकवा दिया। आज सच्चाई ये है कि न केवल भारत ने बार बार समझाने की कोशिश की, पर आप देखें पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार भी कह चुके हैं कि भारत ने इस तरह की अमेरिका की मध्यस्थता को नहीं स्वीकारा था। ये सीधी पाकिस्तान भारत में बात हुई है और वहां के आतंकी भाषणों में कह रहे हैं कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोग जो अजहर मसूद के रिश्तेदार थे, मारे गए, बिल्कुल, बहुत मारे गए हैं। तो ये जो उनको तकलीफ है, ये सब चीजें देखते हुए कि कोई भी राष्ट्र जिनके युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं, वो तो उनको नहीं बधाई दे रहा है या उनको धन्यवाद दे रहा है और ना वो मान रहा है उनकी बात। अपनी तरफ से वो 40 बार से ज्यादा कह चुके हैं भारत पाकिस्तान के बारे में, 7 युद्धों के बारे में। तो ये जो उनकी तलखी है वो ही सामने बार बार उनके भाषणों में आती है। और इसी तरह से इस भाषण में फिर से नजर आया कि वो भारत चीन को कह रहे हैं कि वो युद्ध के कारण है कि रूस किस तरह से युद्ध में लगातार अग्रिम बना हुआ है, जबकि उनके यूरोपीय देश जो दोस्त देश हैं, टर्की जो उनका नेटो मेंबर है, वो भी उन्हीं से ऊर्जा है वो खरीद रहे हैं लगातार। अमेरिका खुद इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल जिसको कहते हैं वो खरीदता है। तो ये बातें उनकी कहने का तरीका ऐसे ही है, दुनिया जानती है वो क्या कहते हैं और कहां तक उसमें सच्चाई होती है। इसलिए कुछ हद तक मुझे लगता है भारत को इन चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ेगा, ताकि जितना तालमेल बन सकता है, जिस हद तक बन सकता है, बनाने की कोशिश हो। तो फिर महात्मा वाला चोला उतार देना अमेरिका। भाई अमेरिका ही अगर पूरी दुनिया में वॉर सिचुएशन को लेकर, वॉर मॉन्गरिंग को लेकर अगर जिम्मेदार है या फिर उसकी भूमिका है, तो फिर महात्मा वाला चोला, लोकतंत्र वाला चोला उतार दे।
क्यों ये फर्जी का ड्रामा करना है, क्यों ये नाटकबाजी दुनिया भर में करनी है कि हम शांति करवा रहे हैं, हम पीस करवा रहे हैं, हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लोकतंत्र के प्रहरी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रहरी तो अमेरिका खुद को 200 सालों से बताता रहा है कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। क्यों ये ड्रामा करना है? त्रिपाठी सर से मैं जानना चाहूंगा, क्यों ये पूरी दुनिया में ये माहौल बनाना है कि भाई हम महात्मा लोग हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, हम लोकतंत्र को बचा कर रखते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सर्वनाश करने वाले लोग यही लोग हैं। तख्ता पलट करवाना हो, वार करवाना हो, परमाणु बम पटकना हो, सब में अमेरिका। देखिए विवेक जी, दुनिया अब ये जान गई है कि अमेरिका लोकतंत्र का प्रहरी नहीं। ये कह सकता है कि हाँ हमारे पास 250 साल से लोकतंत्र जिंदा है, वहां तक हम बात मान सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के में बहुत अग्रणी है अमेरिका, ये बात अब कोई नहीं मानता। और ये बात पिछली गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं कहती थी। ट्रंप इसलिए कहते हैं कि ट्रंप का एकमात्र ध्येय है, और वो ध्येय है कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और उसी के लिए वो आसिम मुनीर को भी डिनर पे, लंच पे बुला सकते हैं, उसी के लिए वो और दूसरे देशों से भी बात कर सकते हैं, उसी के लिए वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुद की वकालत कर सकते हैं। देखिए बेशर्मी की हद है, खुद की वकालत। हम लोग हैं छोटे छोटे, कोई प्राइज मिलने को होता तो हम लोग कहते नहीं मिलेगा तो मिलेगा, हम क्यों उसके लिए करें लॉबिंग, या करे, करता भी है कोई तो बड़ा डिस्क्रीटली करता है। लेकिन ये एकदम बेहयाई से खुलेआम कहते नहीं जी मैं तो इस काबिल हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, मैंने 7 युद्ध रुकवाए, मुझे नोबेल प्राइज दीजिए। और ये व्यक्ति ऐसा है जो कि युद्ध जहां होता है वहां तो रुकवा नहीं पाया, इजराइल में नहीं रुकवा पाए, यूक्रेन में नहीं रुकवा पाए, सीरिया में अभी भी अशांति जारी है, तो जहां होता है वहां तो रुकवा नहीं पाए। ईरान पे जाके बम पटका है, जहां नहीं होता, ईरान पे B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग करवा दी। एग्जैक्टली, जहां नहीं होता युद्ध रुकवाने के लिए वहां ये युद्ध कराते हैं। जैसे ईरान में इन्होंने बम बरसा दिए और फिर कहते हैं अब जी हम कुछ नहीं करेंगे, शांति। तो ये जो है ये ट्रंप की ये समस्या है, ट्रंप की व्यक्तिगत सोच और अमेरिका के बारे में दुनिया की सोच के बीच। और अभी तक तो जो राष्ट्रपति थे या राष्ट्राध्यक्ष थे अमेरिका के, वो थोड़े से समझ बूझ के काम करते थे, थोड़े डिप्लोमेटिकली काम करते थे, थोड़े समझदारी से बातचीत के लहजे में डिप्लोमेसी लाके। वही ये कंबल ओढ़ के घी पीते थे, ऊपर ऊपर से बड़ा बढ़िया, अंदर अंदर से खेला। ये सिर्फ डीलर हैं, ये हर चीज को डील के तौर पे देखते हैं, और डीलर भी कायदे के नहीं। इनकी बिजनेस डील, इनका अपना बिजनेस भी बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है, बिजनेस कैरियर तो। लेकिन अब ये है, अमेरिका झेल रहा है, क्या करे। अमेरिका ने एंटरटेनमेंट पर्पज से एक प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया है कि मनोरंजन होता रहेगा। मुझे लगता है मनोरंजन की कमी रही होगी अमेरिका में, जिसके बाद उन्होंने इस तरह का एक प्रेसिडेंट लेकर वो आए। लेकिन वो इतनी आसानी से अब मुझे लगता है जाने वाले, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जब वो उनकी विदाई हो रही थी तो वो अमेरिका में किस तरह का माहौल था वो दुनिया देख रही थी। खैर नोबेल प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको लेकर भी बड़ा संशय है। और आज ही वो फिर UNGA में कह रहे थे कि हमने 50 तरीके की चीजें करी है, हमने ये करा, हमने वो करा है। मैं कौल साहब से जानना चाहूंगा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल प्राइज को लेकर क्या बात हो रही है? देखिए नोबेल प्राइज की बात मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप CNN उठाएं तो उसमें वन ऑफ द रीजंस कि ये इतना एक्टिवली क्यों वॉर्स को रोकना चाह रहे हैं उसको कोरिलेट, मैं क्योंकि पेंसिल्वेनिया में हूँ और न्यूयॉर्क में, तो मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है। वो एक इलेक्शन का एजेंडा था फॉर मिलेनियल्स एंड जेन जी टू वोट। जैसे आप देखते हैं कि हम वर्ल्ड को स्टेबल कैसे करें वॉर को रोक कर, तो वो उनका एक वो था। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी इसको इस तरफ से पिच करती है कि वो नोबेल प्राइज चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी एक सीजन पॉलिटिशियन, बिल्कुल ये सही बात है, नहीं है, और कहाँ पे क्या बोलना है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो गए उसमें, शायद ही इज नॉट ए परफेक्ट मैन। और वो खुद भी बोल चुके हैं कि हाँ मैं इतनी जंग रुकवाई है और मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन जिस दिशा में दुनिया इस टाइम जा रही है, नोबेल प्राइज इज नथिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। मतलब ये 80 ईयर्स मतलब लाइफ स्पैन एवरेज आप उठा लीजिए तो मतलब इट डजंट मेक एनी लॉजिकल सेंस। और आपके ही पैनलिस्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी, गन कल्चर अमेरिका में एक पैरासाइट के जैसे है, हर दूसरे तीसरे दिन इनोसेंट लोग मारे जाते। अमेरिका का अगर आपको मैं नंबर दूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर आदमी के पास 1.9 वेपन्स हैं, 1.9 अप्रोक्सीमेटली 2 एवरी एडल्ट अमेरिकन। अगर आप बच्चों को इंक्लूड कर दीजिए तो 1.5,
और अमेरिका की, हमारा आपको पता ही है, डिफेंस बजट तकरीबन 997 बिलियन, 37% ऑफ द ग्लोबल बजट है। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो चाइना 314 बिलियन, मतलब 3x, फिर रशिया 109। तो कहीं ना कहीं वी हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, जिसको गन कल्चर है, और उसके खिलाफ एक्शन लेना अभी तक कोई गवर्नमेंट कर नहीं पाई। रोज हमें कुछ ना कुछ स्कूल्स के अंदर, इनोसेंट शॉपिंग मॉल्स में ये सब दिख रहा है। रही बात नोबेल पीस प्राइज की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट द वाइट एलिफेंट इन द रूम। जो इस टाइम सबसे बड़े मुद्दे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है और ये दो जंगों का रुकना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली आई एम श्योर यू हैव कवर्ड इट, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा H1B वीजा को लेकर। पर मुझे, आई एम वेरी बुलिश कि वो चीजें भी इंप्रूव होंगी और टैरिफ्स भी हटेंगे एक्स्ट्रा 25%। मैं आप ही के शो पे कई बार बोल चुका हूं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है, एक्टिवली काम कर रही है, और रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये H1B वीजा भी हटे, ताकि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो इंडिया से IIT से पढ़ के आते हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिले। और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप हमारी टेक इंडस्ट्री देखें तो वो बहुत पुश कर रही हैं। पैलेल्टो को देख लीजिए, क्राउड स्ट्राइक देख लीजिए, जो साइबर सिक्योरिटी की टॉप कंपनीज हैं, उसके अंदर भी बहुत इंडियन एम्प्लॉयज हैं। तो आई फील इंडिया US रिलेशनशिप्स विल गेट बेटर, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और इतनी बड़ी दोस्ती 20 साल पुरानी, नॉट वन और टू पीपल कैन चेंज। लेकिन मैं यहां से जो देख पा रहा हूं उसमें मुझे आने वाले 5 साल में बड़ी अशांति सी दिख रही है। शिवाज सर इसको ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। शिवाज सर, ट्रंप 2.0 रिजीम को अगर आप देखें, कितना केओटिक रहा है पिछले 6 महीने के हालात जो पूरी दुनिया में, चाहे वो वॉर से लेकर टैरिफ वॉर और वित्तीय अव्यवस्था को लेकर भी अगर इसको देखा जाए तो। यूं तो वो कह रहे हैं कि मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मैंने 7 लड़ाई रुका दी, जो बता रहे हैं बार बार सभी को कि भाई मैंने कहीं ना कहीं रवांडा की, कोंगो की, और अजरबैजान, आर्मेनिया की, थाईलैंड को, कंबोडिया की, सेरेबिया, और एक प्रकार मैंने वहां पर लड़ाई रुकाई, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुकाई। तो सच्चाई यह है कि ग्राउंड पे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। ग्राउंड पे तो ये हो रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है, लड़ाइयां तो ज्यादा हो रही है। रशिया यूक्रेन लड़ाई की तीव्र गति बढ़ी है। इजराइल हमास की लड़ाई बहुत तेज हुई है। इजराइल ने ईरान पे भी हमला किया, फिर अमेरिका ने भी ईरान पे हमला किया, और बाकी जो देश हैं वो भी काफी घबरा के हथियार खरीद रहे हैं। तो सच्चाई यह है कि अमेरिका चाहता है जितनी ज्यादा लड़ाई हो उसका फायदा है, उसकी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चले, उनको पैसा मिले और उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो। बॉडी बैग से अमेरिका बहुत डरता है। वो बस ये है कि उनके पास हथियार खरीदने वाले होने चाहिए। इसीलिए जो लड़ाई है वो चाहेंगे कि वो उसके बॉर्डर के नजदीक ना हो, और ऐसे ही है। और अब आप देखें कि जिस प्रकार से लड़ाई चलती जा रही है रशिया यूक्रेन में, उसका सबसे बड़ा चर्निंग फैक्ट क्या होगा कि अब आपका जो रूस था, चाहे वो कुछ भी करो, कि लड़ाई के मैदान में उसने 25% के इलाका ले लिया है। स्पेशली आप ये देखें डोनबास का इलाका, जापोरिया, गाजा इजराइल का युद्ध ले लीजिए, इकोनॉमी डिग्निफाई है, के युद्ध में कितना हथियार का इस्तेमाल हुआ सर? गाजा मैं यही कह रहा हूं, तो ये नहीं करा पाए जिस गाजा में, प्रकार से, जबकि इजराइल का मोटिव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। आपको नहीं लगता ऐसा? हाँ बिल्कुल। देखो इजराइल का भी आप ये देखें, मुझे लगता है कि किसी न किसी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई शायद रुक जाती। इजराइल हमास की लड़ाई को तीव्र गति मिली है। और सच्चाई यह है कि हाँ, जो 7 अक्टूबर को जेनोसाइड किया था हमास ने, वो बिल्कुल गलत था, उसके अगेंस्ट एक्शन। मगर अभी भी कुछ जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, तो वर्ल्ड की ज्यादा लीडर इससे सहमत नहीं, क्योंकि वहां पर लोगों को आपने हमास की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। आपने हमास को लड़ाई बंद होनी सबक सिखा दिया। लड़ाई बंद हो जाएगी, आपने गाजा को नेस्तनाबूद कर दिया। अब क्या चाहिए आपको? आप सीज फायर करवाइए। आपने कहा था आप सीज फायर करेंगे, आप अपने वादे पर नहीं रह सके अटल, और अब आप जो है वहां से आपको चाहिए नोबेल प्राइज। मैं इसलिए कहता हूं ये ड्रामेबाजी छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप को अपने बिजनेस पर वापस फोकस करना चाहिए। पॉलिटिक्स उनके बस का नहीं है और उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं जल्दी से स्वर्ण सिंह जी का रिएक्शन ले लूं, मैं उसके बाद कॉल सर और त्रिपाठी सर आपके पास आने की कोशिश करूंगा। स्वर्ण सिंह जी, इजराइल के खिलाफ अरब देश भी नाराज हो गए। मिडिल ईस्ट जो अब तक शांत, अमूमन शांत माना जाता था और अमेरिका के पीछे पीछे रहता था, अब वो भी सोच रहे हैं कि हमारा भी जान छूटे, हम भी किसी के साथ अलायंस करके हम अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मे लें। कम से कम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं डिफेंस डील के लिए। बताइए क्या चल रहा है इस दुनिया में, और सब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? इसके पीछे 2 कारण आपको नजर आएंगे। एक तो यह है कि करीब 2 दशकों से
जब से तेल की कीमत बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से शेल ऑयल को दोहना आसान हो गया है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका का जो निर्भरता है पश्चिम एशिया पर वो कम हुआ है और दिलचस्पी भी कम हुई है, केवल इजराइल से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरा, आप देखें कि जिस तरह से पिछले 2 सालों में करीब करीब इजराइल ने फिलिस्तीन को तो ऑलमोस्ट साफ कर दिया है, बिल्कुल करीब 65,000 लोग मर चुके हैं। सेना जो खत्म कर दिया दुनिया सर। की बड़ी अच्छी सेना मानी जाती थी, उसका कोलेट्रल डैमेज देख के आप देखें हैरान हो जाएंगे आप कि इतने ज्यादा जो सिविलियन लोग मारे हैं हमास को समाप्त करने के लिए, और इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर एक अलग उदाहरण है उसके सामने, पर उसके अलावा लेबनान में जाकर, ईरान में जाकर, कतर में जाकर, तो जाहिर है कि मुस्लिम देश जो हैं वो खौफ में आ गए हैं कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इकट्ठे होकर। कुछ हद तक जीसीसी की तो इस तरह की पहले से कोशिशें रही हैं, पर मुझे लगता है अब ये ज्यादा बड़े स्तर पर, अरब लीग 22 देशों के स्तर पर कुछ होने वाला है। इसीलिए आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण के बाद 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से मिले हैं न्यूयॉर्क में। उनको जब ये चिंता होने लगी है कि यदि जी। ये सब मुस्लिम देश एकजुट होकर एक सैन्य संगठन बनाकर खड़े होंगे इजराइल के सामने, तो शायद उनके प्यारे इजराइल को चिंता हो सकती है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनको सांत्वना दे दें, रोकने किसी तरह से कुछ कोशिश इस तरह की करें ताकि इजराइल का दबदबा पूरे क्षेत्र में बना रहे जैसा कि वो चाहते हैं। और वो एक रिवेरा टाइप बनाना चाहते हैं गाजा में, एक अलग तरह से। जी। फिलिस्तीन कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना देश बनाएंगे, वो उनको उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। तो एक तो ये बात है। और दूसरी बड़ी जल्दी से बात आपने पूछा कि वो किस तरह से अपना राष्ट्र चला रहे हैं। पिछले 25 वर्षों की देखें तो जो पहले राष्ट्रपति थे, चाहे वो जॉर्ज बुश जूनियर हो या फिर प्रेसिडेंट ओबामा हो, 8 साल में उन्होंने करीब करीब जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए हैं, ये उतने पहले 6 महीने में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि ये अपना कार्यकाल समाप्त करते करते 1400-1500 तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर चुके होंगे। उसका मतलब क्या है कि हर छोटी बड़ी बात पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर देते हैं। सर ऊपर वाला ही जो बचाएगा अब तो अपना अमेरिका को। मुझे लगता है अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के खैर से, वो गब्बर फिल्म का डायलॉग है, गब्बर के खैर से गब्बर ही बचा सकता है, तो ट्रंप के खैर से ट्रंप ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। समय सीमित है, मैं माफी चाहूंगा। फिर से मुलाकात होगी त्रिपाठी सर आपसे और कौल साहब आपसे भी, फिर आगे हम चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।